लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए नामजदगी का अमल आज से। एनडीए आज अपने उम्मीदवार के नाम का करेगा ऐलान। स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब कल होगा। केरल और महाराष्ट्र की 4 सीटों के लिए आज राज्यसभा के इंतखाबात। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 11 सीटों पर इंतखाबात के लिए आज दाखिल किए जाएंगे पर्चा नामजदगी। बीजेपी 1975 की इमरजेंसी के खिलाफ आज मुल्क गिर प्रोग्राम शुरू करेगी। आइन के तहत कांग्रेस की असल हकीकत को बेनकाब करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट शराब पॉलिसी केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आज अपना फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट ने ज़ैली अदालत की तरफ से दी गई जमानत पर अपना फैसला महफूज रखा था। दिल्ली समेत शुमाली हिंद की कई रियासतों में बारिश और मानसून की वजह से गर्मी से राहत। महकमा मौसमियात ने गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई रियासतों में आज बारिश का इम्कान किया जाहिर। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज ने बरतानिया से रिहाई के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। असांज को जासूसी कानून की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त देकर आईसीसी टी20 आलमी कप के सेमीफाइनल में दाखिल। आज खेले जाने वाले मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन का दिया हदफ। इटली ने यूरो कप के नॉकआउट राउंड में जगह बनाई। इजाफी वक्त में एक गोल की मदद से क्रोएशिया के साथ ड्रॉ खेला। स्पेन ने अल्बानिया को शिकस्त देकर नॉट आउट रहकर आखिरी 16 में जगह बनाई। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सुर्खियों के बाद नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। 18वें लोकसभा के पहले इजलास के दौरान बहुत से अहम काम मुकम्मल होने हैं। इनमें सबसे अहम लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब है। लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब 26 जून को होने वाला है। इससे कबल आज सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। एनडीए की तरफ से आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाना है। इस वक्त बीजेपी एमपी भरत हरी मेहताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं। भरत हरी मेहताब लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब तक लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज अंजाम दे रहे हैं और नए लोकसभा स्पीकर का इंतखाब कराने का काम करेंगे। इस दौरान केरल और महाराष्ट्र की 4 राज्यसभा सीटों पर आज इंतखाबात होंगे, जिसमें केरल की 3 और महाराष्ट्र की 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनोय विश्वाम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के इल्माराम करीम और केरला कांग्रेस के सरबराह जोसेफ के मनी की मियाद 1 जुलाई को ख़त्म हो रही है। इन तीनों नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं। प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। वोटों की गिनती मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक वोट डालने के 1 घंटे बाद होगी। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 6 जून को जारी किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए आज नामजदगी दाखिल की जाएगी। उम्मीदवार आज से 2 जुलाई तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है। वोटिंग 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और इसी शाम इंतखाबी नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस इलेक्शन में महाराष्ट्र असेंबली के एमएलए वोट देंगे और कानून साज काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। दरअसल कानून साज काउंसिल के 11 अरकान की मियाद 27 जुलाई को ख़त्म हो रही है। और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुए 50 साल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आज 1975 की इमरजेंसी के खिलाफ मुल्क गिर प्रोग्राम शुरू करेगी ताकि कांग्रेस की आमरीत को उजागर किया जा सके। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में जमहूरियत के सियाह दिन के उन्वान से एक प्रोग्राम को खिताब करेंगे। इस दौरान वो इस बात को आवाम के आगे रखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने आइन का गला घोंट दिया और शहरियों को उनके हुकूक से महरूम रखा।
कल 18वें लोकसभा के पहले इजलास से कब्ल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को निशाना बनाया और इसे जमहूरियत पर एक सिया धब्बा करार दिया, जब आइन को छोड़ दिया गया था और उसके तकद्दुस को पामाल किया गया था। अगली खबर, एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। इससे कबल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुमेरात को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने जुमे को हाई कोर्ट से रुजू किया। तब हाई कोर्ट ने जमानत देने की ज़ेले अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फौरी राहत देने से इनकार कर दिया था। अब 26 जून को केस की समाअत के लिए कहा गया है। आलमी इदारा सेहत WHO और आयुष की मरकजी वजारत ने आज नई दिल्ली में रिवायती हिंदुस्तानी अद्वियात पर एक कौमी मशावरती मीटिंग का एहतमाम किया। तहकीक में IPR और मुतबादिल इलाज के मेयारात जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। This is under the Ministry of Environment, and in that they are looking at what stage of the plant-based product or Ayurvedic product do we need to look at intellectual property rights and ownership. Is it at the level of protein? Is it at the level of DNA or RNA? At what level? And in this context, we need to follow some of the discussions which is also happening in the Ministry of Environment and the Convention on Biodiversity, because that is going to have a major impact on our research aspects over here in Ayurveda. Capacity building at various levels is extremely important, and all the Ayush chairs now we have, they are bringing expertise from different disciplines. Already CCRAS has an array of institutions across India. There also capacity is present. साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत आज़ादाना जाज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में CSIR का दौरा किया। एक हफ्ता एक थीम मुहिम का आगाज़ किया। प्रोग्राम के तहत CSIR पूरे मुल्क में फैल गया है। एक हफ्ते के अंदर 37 इदारों में मुख्तलिफ थीम पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, जो 17 दिसंबर तक जारी रहेंगे। आइए देखते हैं हमारे नामा निगार OP यादव की एक खास रिपोर्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CSIR की एक हफ्ता एक थीम की मुल्क की मुहिम शुरू होने जा रही है। मुहिम के तहत मुल्क भर में फैले हुए तमाम 37 CSIR इदारों में तकरीबात होंगी। हर एक हफ्ते के अंदर मखसूस इख्तरात और तकनीकी पेशरफ्तों की नुमाइश होगी। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी आज़ादाना जाज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो 1 वीक 1 थीम का पर्दा उठाने वाले प्रोग्राम का इफ्तिताह करने आए थे, उन्होंने कहा कि ये थीम पर मबनी मुहिम नौजवान इख्तराकारों, तलबा, माहिरीन तालीम को मौका फराहम करेगी और सिनत के स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा। So I said, why not we have 1 week, 1 theme, because there are labs, more than one, who are engaged in a common project. And so I'm glad that we are now into this. While I was listening to the earlier speaker, the thought occurred to me is that next time we could integrate the institutes outside CSIR as well as the industry connected with that kind of work. CSIR के डायरेक्टर जनरल और DSIR के सेक्रेटरी प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद से इदारे में होने वाली तहकीक और इख्तरात को फरोग देने में मदद मिलेगी। Today is a very, very important day, exceptionally interesting and significantly important day, because CSIR is writing a new chapter in the name of 1 week, 1 team in the entire legacy and history of CSIR, and the entire credit goes to the Honorable Minister of Science and Technology. प्रोग्राम में मौजूद CSIR इदारों के डायरेक्टर्स और CSIR इदारों की तकनीकी मदद से स्टार्टअप चलाने वाले कारोबारी अफराद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारा कार्यक्रम जो है अक्टूबर में रहेगा, 21 को शुरू होगा और 26 को ख़त्म होगा। और इसमें इस टीम में CFTRI एग्री न्यूट्री बायोटेक टीम के अंदर काम कर रहा है
और हमारा खास कर मिलेट्स मिशन एक चल रहा है। In CSIR NIST Trivandrum, we developed the vegan leather, artificial leather from the plant-based. Today we have the technology transfer for that and bioresins coating on the paper. Apart from that, CSIR NIST has developed the biomedical waste, whatever generated the hospital blood, body part and all, can be converted as the other alternative like soil additives like that. इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स अभी हम लोगों ने CSIR के अंडर में जो है दुर्गापुर से, उनसे हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिया है। अभी जो आज की किसानों की डिमांड है या जो ज़रूरत है वो पूरा फुलफ़िल करता है। ये ट्रैक्टर जो है कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है जो इंटर कल्टीवेशन और सेकेंडरी जितने भी फार्मिंग के इक्विपमेंट्स है उसमें ये यूज़फुल है। CSIR ने एक अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिससे जो पराली है उनसे एक बोर्ड बन जाते हैं और हमारा ये पर्यावरण में तो लाभदायक है ही है, लेकिन व्यावसायिक रूप से भी लाभदायक है। और छोटे उद्यमी जिसको MSME बोलते हैं उसके अंतर्गत हम लोग भी इसका उत्पादन अभी करने जा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि CSIR का एक हफ्ता एक थीम प्रोग्राम 24 जून से 17 दिसंबर तक चलेगा। इस मुद्दत के दौरान CSIR के तमाम 37 इदारे तवानाई और बिजली के आलात, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आलात, स्ट्रैटेजिक सेक्टर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, ज़रूरी ग़िज़ाइयात और बायोटेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल, माइनिंग जैसे मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ़ हैं। मादनियात, धाते और मवाद, माहौल, ज़मीन और समुद्र साइंस और पानी जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ हफ्तों में थीम पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए CSIR का नाम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। संस्थान द्वारा 1 वीक 1 थीम के तहत कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए एक जहाँ संस्थानों में नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं संस्थानों के आपस में समन्वय बनने से शोध और अनुसंधान में गति भी आएगी। मेरे से कैमरामैन महेश और राजकुमार के साथ मोपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ मज़ीद इलाकों में जनूब मगरबी मानसून की पेशनगोई के लिए हालात साजगार हैं। इस दौरान मानसून छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ सकता है। मौसमियात के माहिरीन ने अगले 5 दिनों में मगरबी साहिल पर काफ़ी तेज़ बारिश की पेशनगोई की है। इस महीने की 28 तारीख तक सब हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 और 28 जून को शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। दिल्ली समेत शुमाली हिंद की कई रियासतों में बारिश और मानसून की वजह से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई रियासतों में आज भी बारिश की पेशनगोई की है। फिल्म अदाकार और गोरखपुर से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने मुसलसल तीसरी बार बीजेपी की हुकूमत बनाने पर कहा कि ये जीत वजीर आज़म मोदी की जमानत और अवाम के एतमाद का नतीजा है। तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म पूरा होगा। DD न्यूज़ के नुमाइंदे निशांत राय ने रवि किशन से खास बातचीत की। रवि जी, आज 18वीं लोकसभा की एक तरह से शुरुआत हुई है, आप भी संसद गए हैं, कैसा लग रहा है और तीसरी बार सरकार गठन हो रही है? गोरखपुर की देवतुल जनता को दिल से धन्यवाद और मोदी जी की गारंटी, योगी जी के पर भरोसा, हमारे कार्य 5 साल के कार्यों पे दोबारा जिता के भिजवाया। मैं धन्यवाद है, बस उनकी आवाज़ फिर बुलंद करता रहूँगा। जो सेवा के लिए भेजा गया वो सेवा मैं ईमानदारी से करूंगा। शशि थरूर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर हास्य बनाया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं करने, अभी देखिए ऐसे होता है, राजनीति में लोग करते हैं, लेकिन अभी हार जाएंगे, अगला चुनाव उनको हारना है। विपक्ष संविधान की किताबें लेकर पार्लियामेंट में आ रहा था और वोटिंग कर रहा था, कैसा देखते हैं आप? थोड़ा बहुत तो लोग करेंगे, लोग आए हैं, नया नया आए तो कहते हैं नया नया आता है आदमी तो थोड़ा सा पगलाया रहता है। तो ये थे हमारे साथ रवि किशन, जिनका कहना है कि विपक्ष अभी थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से हरकतें करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ओडिशा के सुंदरगढ़ हल्के से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी कबायली उमूर के वजीर ज्वालो राम ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आई है। ये जीत बीजेपी पर लोगों का एतमाद ज़ाहिर करती है। हुकूमत कबाइल की तरक्की के लिए पुरअज़्म है
हुकूमत ने कबाइल की तरक्की के लिए कई गुना बजट मुख्तस किया है। डीडी न्यूज़ की नुमाइंदे निशांत राय ने जोयल ओराम से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जोयल ओराम जी हैं। ओराम जी, सांसदों ने शपथ ली, तीसरी बार सरकार का गठन हुआ, सरकार कह रही है कि इस बार विकास का रोड मैप और ज़्यादा मजबूत होगा, कैसे देखते हैं? डेफिनेटली आप कोई तीसरा बार सरकार में आता है तो काफ़ी अनुभव होता है, काफ़ी चीज़ों का जानकारी रहता है और काम करने में भी जो क्या बोलेंगे उसको एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा आता है। तो इसलिए तीसरी बार सरकार हुआ है, मैं भी तीसरी बार मंत्री बन रहा हूँ, तो ये सरकार तो बहुत बढ़िया काम करेगी और बहुत स्पीड में काम करेगी। 100 दिन का टारगेट हम लोग को दे के रखा गया है और हम लोग उसको अचीव करेंगे, उसके लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादातर शोषित वंचित समाज की बात करते हैं और खासकर ट्राइबल्स की बात करते हैं। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में जो काम किया गया था ट्राइबल्स के लिए, उसको और तेज़ गति मिलेगी? डेफिनेटली। आप मैं मंत्रालय शुरू किया उस समय में बहुत कम बजट था, लेकिन आज उसका 15-20 गुना बजट हम लोग को स्पेंडिंग के लिए मिल रहा है और हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है उसके हिसाब से काम भी बढ़ेगा और लोगों का विकास भी होगा और लोगों में डेवलपमेंट का ये आ रहा है तेजी से। नीट को लेकर विपक्ष जहां सरकार को घेर रहा है, वहीं सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं। सरकार के द्वारा पारदर्शी अगर बात करें परीक्षा प्रक्रिया को कराने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार का प्रयास सही दिशा में है अब? हाँ, हमारा मंत्री जी सक्षम है उत्तर देने के लिए, वो तो दे रहे हैं, जो भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उसके लिए उत्तर देने के लिए सक्षम है। सरकार पूरी तरह से सक्षम है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जोयल ओराम, जिनका कहना है कि सरकार ट्राइबल्स के विकास के लिए जिस तरीके से लगातार फंड में बढ़ोतरी की जा रही है, उस दिशा में और ज़्यादा प्रयास कर रही है और तीसरी बार जब मोदी सरकार आ रही है तो विकास की गति और तेजी से बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये पार्लियामेंट से मुतालिक है। अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी के साथ लोकसभा का इजलास शुरू हो गया है। लोकसभा इजलास के पहले दिन वज़ीर आज़म समेत वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी के लिए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेने पर अपोजिशन ने नारे लगाए और नए अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। चेयरपर्सनल पैनल के अरकान के तौर पर अपोजिशन लीडरों ने हलफ नहीं लिया है। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में ऐवान के लीडर भी मुंतखब हो गए हैं। जो अगली सुर्खी राष्ट्रीय सहारा ने बनाई है वो नीट मामले से मुतालिक है और नीट मामले में टेरर फंडिंग का शुबा जाहिर किया जा रहा है। बिहार पुलिस के इकनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने मरकजी वजीर तालीम को ये रिपोर्ट पेश की है। तीसरी खबर पर नज़र डालते हैं सहारा की, और ये तीसरी जो सुर्खी बनाई है राष्ट्रीय सहारा की ये है केजरीवाल से मुतालिक। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब 26 जून को समाअत होगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इनकलाब से अगली खबर, जमहूरियत और आइन जिंदाबाद के नारों की गूंज के साथ ही पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो गया है। इनकलाब ने अपनी बड़ी सुर्खी यही बनाई है। अपोजिशन के हाथों में आइन की कॉपियाँ उठाकर ताकत और यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन ने अपना रुख आइन पर वाज़ेह किया है। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रुकनीत के हलफ के दौरान कहा कि वो सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद की खबर भी इनकलाब से ले रहे हैं अगली सुर्खी, और यह है राज्यसभा में जेपी नड्डा को बनाया गया लीडर, ऐवान का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। तीसरी खबर सहाफ़त से, इसके बाद की जो अगली तीसरा अखबार हम ले रहे हैं अखबारात के जायजे में वो है सहाफ़त से, और इनकी जो सुर्खी है बड़ी वो है तीसरी मुद्दत कार में 3 गुना बेहतर तरीके से हुकूमत चलाएंगे। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और इसके बाद जो अगली खबर है वो भी सहाफ़त से है। हज के दौरान 1301 अमवात, सऊदी वज़ीर सेहत का एतराफ़। शदीद गर्मी के बाइस ये अमवात वाक़ई हुई हैं। और इसके बाद जो अखबार हम ले रहे हैं वो है हमारा समाज,
गाजा में जंग की अफरा तफरी में 21,000 फ़िलिस्तीनी बच्चे लापता हो गए हैं। अफसोसनाक खबर। और इसके साथ ही ये थे उर्दू अखबारात, इनकी चंद सुर्खियाँ। और रुख करते हैं आलमी खबरों का। विकीलीक्स के बानी जॉलिन असांज को गुज़िश्ता रोज़ रिहा कर दिया गया। जॉलिन को लंदन की हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। उसके बाद वो दोपहर को स्टैनसेट एयरपोर्ट से तैयारे में सवार हुए और बरतानिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। दरअसल असांज को 62 माह की सज़ा सुनाई गई थी, जो पहले से ही वो भुगत चुके हैं। असांज ने 1901 दिन जेल में गुजारे हैं। असांज की रिहाई के लिए आलमी मुहिम चलाई गई थी। विकीलीक्स के बानी को जासूसी के कानून की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। असांज 2006 में विकीलीक्स के आगाज़ के साथ मंजर आम पर आए थे, जिन्होंने लोगों के लिए खुफिया तौर पर दस्तावेज़ात और वीडियोज़ जैसे खुफिया मवाद जमा करवाने के लिए एक ऑनलाइन विसल ब्लोअर प्लेटफॉर्म बनाया था। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट से मुलाकात की। मुलाकात में ब्लिंकन ने इसराइल से मुतालबा किया कि वह लेबनान में मज़ीद कशीदगी पैदा करने से गुरेज करे। मुलाकात में गज़ा में यरग़मालियों की रिहाई के लिए एक मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में ब्लिंकन ने इसराइल और हमास के दरमियान मुमकिना मुआहदे पर सिफारती बातचीत की। बातचीत में तमाम मुग़व्वियों की रिहाई और फ़िलिस्तीनी अवाम की तकलीफ़ों को कम करने पर भी बातचीत हुई। इसराइली वज़ीर दिफ़ा गैलेंट ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह बिल बर्नर से भी मुलाकात की। हमास के साथ जारी जंग के दरमियान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह गज़ा में यरग़मालियों की वापसी के लिए आरज़ी मुआहदे के बदले लड़ाई रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमास के तबाह होने तक जंग ख़त्म न करने की उन्होंने बात कही। इसराइली वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा कि गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोई मुआहदा नहीं होगा और इसराइल लेबनान की हिज़्बुल्लाह के साथ भरपूर जंग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इजाफी फ़ौज के दस्ते मुल्क की शुमाली सरहद पर भेजे जाएंगे, जिनमें हमला आवर दस्ते भी शामिल होंगे। नेतन्याहू के इस बयान से खत्ते में एक और जंग छिड़ने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि लेबनान की ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह और इसराइली गुज़िश्ता 8 माह से एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले कर रहे हैं। रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत ने T20 आलमी कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सुपर 8 के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त दी। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेटों पर 181 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ओपनर ट्रेविस हेड ने 43 गेंदों पर 76 रन की शानदार इनिंग खेली। कप्तान मिशेल मार्श 37 रन बनाने के बाद आउट हुए। मैक्सवेल ने 19 रन बनाए। भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह ने 3 और कुलदीप यादव ने 3 विकेटें हासिल की। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही और विराट कोहली खाता खोले बगैर ही आउट हो गए। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा की जारहाना बल्लेबाजी देखने को मिली। रोहित ने 41 गेंदों में 92 रन की शानदार इनिंग खेली। इस इनिंग में उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के लगाए। ऋषभ पंत ने 15, सूर्य कुमार यादव ने 31, शिवम दुबे ने 28 रन की शानदार इनिंग खेली। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट पर 205 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 27 और रविंद्र जडेजा 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यूरो कप की बात करते हैं। इटली ने यूरो कप के नॉकआउट राउंड में अपनी जगह बना ली है। ग्रुप बी के सनसनीखेज मुकाबले में इटली दूसरे हाफ के इजाफी वक्त में गोल करके क्रोएशिया के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ करने में कामयाब रहा। इस ड्रॉ के साथ ही इटली ने 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी में स्पेन के बाद दूसरे नंबर पर रहकर आखिरी 16 में जगह बना ली है। क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिक ने 55वें मिनट में गोल करके टीम को 1-0 की बरतरी दिला दी। क्रोएशिया इस बरतरी को मैच के आखिरी लम्हात तक बरकरार रखने में कामयाब रहा। ताहम दूसरे हाफ के इजाफी वक्त में इटली के मैटिया ज़ाक्नी ने गोल करके क्रोएशिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और ग्रुप बी के एक और मैच में स्पेन ने अपनी सीरीज को बरकरार रखते हुए नॉकआउट राउंड में दाखिला हासिल किया। स्पेन ने ग्रुप में मुसलसल तीसरी जीत के अल्बानिया को 1-0 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही स्पेन ग्रुप में सरफहरिस्त है और आखिरी 16 में जगह बना ली है। स्पेन ने मैच के आगाज से ही जारहाना अंदाज अपनाया और 13वें मिनट में फेयर इन टोरेस के गोल की मदद से 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। स्पेन ने इस बरतरी को मैच के अख्ताम तक बरकरार रखा और जीत लिया ये मैच। और अब पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।